नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो गाइज़, आज की ये वीडियो हमारे वही प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट है और 50 प्रश्न में मैं पहले इसके हल करा चुकी हूँ। 51वें प्रश्न से आज ये शुरू है, यानी आगे के 50 प्रश्न। और तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रश्नों का जो एक स्तर है वो मैंने अच्छा ही लिया है, जो कि नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप सभी को पता है कि परीक्षा हमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो इस समय बहुत सारा समय है कि हम अपनी बिखरी हुई चीज़ों को समेट सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को इस प्रश्न के साथ। और इसका जो पहला पार्ट है, और जो इसको देख नहीं पाया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और जो इस पेपर को ऑनलाइन सॉल्व करना चाहता है वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका लिंक भी आज मैं यहाँ पर आप लोगों को दे दूँगी। फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं इस प्रश्न को। भारतेंदु द्वारा अनुवादित नाटक विद्या सुंदर किस भाषा में या किस भाषा की रचना थी? तो यहाँ पर ये 4 भाषाएं लिखी हुई हैं, हिंदी, बंगला, गुजराती या उर्दू। तो विद्या सुंदर आपने सुन रखा है ना, ये किस भाषा में अनुदित था, ये नाटक था किस भाषा का? तो ये बंगला भाषा का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, अमृतसर आ गया कहानी भीष्म शाहनी जी के किस कहानी संग्रह में संकलित है? पटरियाँ, पहला पाठ, भटकती राख, भाग्य रेखा। तो ये 52वां प्रश्न है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटरियाँ। कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है? ये हमारा 53वां प्रश्न है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वृंदावन लाल वर्मा। बहुत ज़्यादा समय यहाँ मैं प्रश्नों के ऑप्शंस को पढ़ने में नहीं ले रही हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे स्पष्ट करना है वहाँ पर मैं प्रश्न को पढ़ देती हूँ। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। उपरोक्त कथन किसका है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, यानी ये किस से लिया गया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए प्रश्न भी दिए हैं, लेकिन यहाँ 2 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। उपरोक्त कथन किसका है? किसका है उसके साथ साथ मैंने मेंशन कर दिया है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों के यहाँ बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा 54वें का आपका दूसरा ऑप्शन, यानी मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध का भी कहाँ से? एक साहित्यिक की डायरी के प्रथम प्रकरण के तीसरे क्षण से यह पंक्तियाँ ली गई हैं, यह कथन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम कर देते हैं क्लिक अपना सेकंड ऑप्शन। और 55वां प्रश्न देखते हैं, यथार्थ के तत्व परंपरा गुम्फित है, यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता। उपरोक्त कथन किसका है? यहाँ पर भी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने किसका है और कहाँ से लिया गया है ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। एग्ज़ाम में ऐसा होगा नहीं कि वैसे एक ही विधा के 2 प्रश्न यहाँ लिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि मुझे ये दोनों कथन यहाँ अच्छे लगे हैं, माफ़ कीजिएगा संवाद नहीं है ये कथन है, तो मुझे ये दोनों अच्छे लगे इसलिए मैंने यहाँ पर ये ले लिए। यानी 55वां भी हमारा मुक्तिबोध का एक साहित्यिक की डायरी के प्रथम प्रकरण के तीसरे क्षण से ही लिया गया है। यानी मुक्तिबोध ने क्या लिखा है उसमें कि यथार्थ के तत्व परंपरा गुम्फित हैं, यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता हूँ। वो यथार्थ को लिखने के लिए बड़ी कविताओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर कौन सी कविता लगी हुई है आप सभी को अच्छे से पता होगा पाठ्यक्रम में। मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है जिसको आप तोड़ेंगे, वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। उक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यहाँ पर यानी ये 56वां हमारा प्रश्न है और ये 4 ऑप्शन है। कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, कोई नहीं, तो कोई नहीं वाला तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, यानी 56वें का तीसरा ऑप्शन।
57वां हमारा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की निम्न रचनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इनकी यानी 1911 के लगभग आई है जयद्रथ वध। तो सबसे आगे पहले जयद्रथ वध आ जाएगी और वध आ जाएगी, फिर भारत भारती साकेत और यशोधरा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ राइट है। और अधिकतर इन्हीं जो प्रश्न हैं उनमें कन्फ्यूज़न होता है जब हमें कालक्रम के अनुसार लगाना होता है या क्रमानुसार लगाने के लिए आ जाता है, आरोही क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो उसके लिए गाइज मैं यही कहूँगी कि आपको अधिकतर जो रचनाएं हैं उनको अपने रजिस्टर में या कहीं भी नोट डाउन करके रखना चाहिए समय के अनुसार, और वही समय याद भी रखना होगा कि पहले कौन सी रचना प्रकाशित हुई, फिर कौन सी रचना प्रकाशित हुई। कई बारी क्या होता है कि अलग अलग लेखकों के दे देते हैं, यानी अगर एक उपन्यास किसी का दिया, दूसरा उपन्यास किसी का दिया, तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से उपन्यासकार किस युग के हैं। तो जो पहले पैदा हुए हैं फिर उनका कोई उपन्यास आता है तो वो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना होता है, इन रचनाओं को, इनकी तिथियों को हमें कंठस्थ ही करना होता है। मणिकर्णिका किस विधा की रचना है, ये हमारा 58वां प्रश्न है। मणिकर्णिका, तो मणिकर्णिका आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है या नाटक है? 58वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मकथा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्म कब हुआ? 5वें दशक में, 6वें दशक में, 7वें दशक में या 8वें दशक में? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? 6वें दशक में हमारे आंचलिक उपन्यासों का जन्म हो चुका था। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया तथा सन्यासी जैसे चर्चित प्रेमचंद युगीन उपन्यास किसने लिखे? तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईलाचंद जोशी। इन्होंने ही पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी जैसे बहुत ही चर्चित इनके ये उपन्यास रहे हैं और ये प्रेमचंद युग के रहे हैं। तो ये ईलाचंद जोशी, यहाँ पर जोशी सही उत्तर है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि कौन किस युग से संबंधित है, जैसे मैंने यहाँ आपको दे दिया है कि प्रेमचंद युगीन है, तो कौन किस युग का है वो भी हमें ध्यान रखना होता है। पर्सिया टू ईरान किसकी रचना है? ये 61वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? रमणिका गुप्ता, डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये हमारे यानी चौथी इकाई से लिया गया है, जिसमें कौन सी इकाई है हमारी? वो वैचारिक पृष्ठभूमि। और यहाँ पर ये डॉक्टर तुलसीराम सही उत्तर है। अल्पसंख्यक और सारे उसी में विषय लिए गए हैं छोटे छोटे। यौन के बारे में भक्ष्य अभक्ष्य क्या है? समाज इसका फैसला तो करता रहा है पर उसने समझ के साथ अपने मानदंड नहीं बदले। समझ की जगह मेरे ख्याल से यहाँ समय के साथ अपने मानदंड नहीं बदले, यही ये राइट है। तो यहाँ ये थोड़ा सा करेक्शन है, समझ नहीं, यहाँ समय होगा। निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? रमणिका गुप्ता, तुलसीराम, नासिर शर्मा, कृष्णा सोबती। तो यौन के बारे में जो भक्ष्य अभक्ष्य विषय रहे हैं, इनके बारे में जो सबसे अधिक खुलकर चर्चा की है वह रमणिका गुप्ता ने ही की है। और दलित विमर्श के बारे में भी जो लिखा है वो अधिकतर इन्होंने, तुलसीराम जी ने, और इन्होंने लिखा है। निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन में किसके निबंध संग्रहित हैं? रसज्ञ रंजन। तो किसके हैं? रसज्ञ रंजन बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पहले से इसको बच्चे याद करते आए हैं, तो आसानी से याद होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही ऑप्शन है। ऐसे ही कुछ हल्की और कुछ भारी प्रश्नों से मिलकर के बनती है नेट की परीक्षा। कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो हमारा इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वह होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तो आएंगे ही पहले। अब हमें यहाँ देखना है कि राधा कृष्ण दास हैं या पहले बद्री नारायण चौधरी हैं। तो बद्री नारायण चौधरी पहले आएंगे, फिर राधा कृष्ण दास आएंगे और नवनीत चतुर्वेदी। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट है। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? ये 65वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा लक्षणा शब्द शक्ति, यहाँ पर आ जाएगा। रूपाभ पत्रिका का संपादन किसने किया? पंत प्रसाद महादेवी या निराला ने। तो 66वीं का सही उत्तर होगा पंत।
67वां प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का भारत में पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1-2 प्रश्न तो ऐसे आएंगे ही जिनमें सन दिया होता है। बहुत अधिक ऐसे वाले प्रश्नों की संख्या नहीं होती, लेकिन इतनी तो होती ही है। 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम, मिनिमम इतने क्वेश्चंस होते हैं। 2 से 3 हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1936 लखनऊ। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन भारत में। 68वां प्रश्न है, निम्न रचनाओं को क्रम से लगाइए। तो देखिए यहाँ पर ये जो रचनाएं हैं इनको हमें क्रम से लगाना है। महादेवी जी की यहाँ निहार, रश्मि दिया हुआ है, फिर नीरज और दीपशिखा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण ये बन जाती है कि कई बारी हम रचनाओं के प्रकाशन में और उसके लेखन वाले समय में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सी रचना के लिखने का समय कुछ और हो सकता है कि वो इस समय से इस समय के बीच लिखी गई और वो तब प्रकाशित हुई। तो आपको वो सारी डिटेल भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले तो निहार ही है। अब निहार यहाँ 2 ऑप्शन में दे रखी है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1900 कम से कम 30 के लगभग की रचना है, 1930 के लगभग की। तो सबसे पहले तो निहार ही है, फिर उसके बाद रश्मि आ जाएगी 1932। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ सही होता दिख रहा है। तीसरा यानी नीरजा 1934। फिर उसके बाद बीच में एक रचना यहाँ आ जाती है सांध्य गीत, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए। सांध्य गीत 1936 के लगभग की रचना है और दीपशिखा 1942। तो यहाँ हमारी जो रचनाएं हैं पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग जब इसका सन याद रखेंगे तभी हम इन रचनाओं को क्रम से लगा पाएंगे। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि हैं? श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल, या नरेंद्र शर्मा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर पाठक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा में नहीं है? और ये वाले प्रश्न बहुत अधिक हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कहानियों के पात्र, उपन्यास के पात्र, आत्मकथा और जीवनी, ये सब चीज़ों से जो निकल कर के पात्र इकट्ठा होते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें इसके लिए मैं अगली जो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो इसी तरह की एक वीडियो होगी, जिसमें मैं कहानी के कुछ संवाद, कहानी के पात्र, प्रकाशन तिथि, ये सब पर डिस्कस करूँगी। और कहानी, उसके बाद उपन्यास, इस तरह से ये हमारी वीडियो आगे अपलोड होती रहेंगी। तो उसमें क्या रहेगा, जब सारी चीज़ें एक जगह आपको मिलती रहेंगी तो आपको आसानी से वो याद हो जाएंगी। मेहनत आपकी इतनी ही है कि आप रजिस्टर पर इस तरह से बनाएंगे कि जब पात्र लिखेंगे तो किस उपन्यास में कौन से पात्र हैं, है ना, तो वो आप सबको नोट डाउन कर लेने हैं। तो यहाँ बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि एक उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा पात्र इसमें नहीं है, देखिएगा कौन सा पात्र नहीं है। भट्टनी, निपुणिका, जयदेवपुरी या सुचरिता। तो 70वें का जो प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा जयदेवपुरी। जयदेवपुरी इस उपन्यास का पात्र नहीं है। हमारा 71वां प्रश्न है, कनक किस उपन्यास का नारी पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, शेखर एक जीवनी, झूठा सच। तो 71वें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झूठा सच। मैं शायद ये क्लिक नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन से आचार्य 8वीं शती के हैं? 73वां प्रश्न है और शायद 72वां प्रश्न इसमें से मिस हो गया है। तो 73वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से कौन से आचार्य 8वीं शती के हैं? मम्मट, जयदेव, विश्वनाथ या वामन? तो इसका सही उत्तर होगा गाइस वामन। जी, मतलब मन तो होता है कि बहुत ही विस्तार से ये सारे आपको बताती चलूँ, लेकिन बहुत अधिक विस्तार पूर्वक से अगर यदि बताऊंगी तो फिर ये 50 प्रश्न एक साथ करा पाना मुश्किल हो जाता है।
72वां प्रश्न ये यहाँ पर आ गया है हमारा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए, देखिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल या आचार्य नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर गाइस ऑप्शन नंबर ए ही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा, ये सभी को वैसे अधिकतर पता है इस प्रश्न का उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 राइट। 75वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 75वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए वो ध्यान से देख लीजिएगा, कौन सा किससे मैच हो जाता है। तो वैसे पहले ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, उसका सी ऑप्शन राइट है, यानी ए का 4 आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। और बी का हमारा तीसरा है, यानी हाशिए का जो गवाह है यह कुंवर नारायण की है। इस तरह से जो हमारे बचे हुए ऑप्शंस हैं, अगर 2 ऑप्शन हम मिला लेते हैं तो अन्य ऑप्शन भी आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। श्रृंगार मंजरी, मंडन, रस विलास, चिंतामणि, रतन हजारा, मतीराम, अलंकार पंचाशिका, रसनिधि। तो किसका मैच किससे होना है ये देखना है इसमें भी। तो इसका सही ऑप्शन तो मैं आपको बता ही दूंगी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, यानी ए का दूसरा। कौन सी किसकी रचना है? तो यहाँ मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कौन सी किसकी है। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी है यहाँ हमारी चिंतामणि की। रस विलास है ये हमारी मंडन की। रतन हजारा रचना हो जाएगी रसनिधि की। ऐसे ही अलंकार पंचाशिका हो जाएगी मतीराम की। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और पूछ ली जाती हैं अधिकतर, वो कन्फ्यूज़न भी देती हैं, इसलिए इनको क्लियर कर लेना चाहिए। अगला कूट है, ये हमारे हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यवादों का सही अनुक्रम बताइए। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद, कौन सा बात सही है इसमें? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? यहाँ पर देखिए छायावाद 3 जगह आया हुआ है, तो सबसे पहले होगा तो छायावाद ही। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया तो प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद फिर प्रयोग होने शुरू हुए तो प्रयोगवाद आता है, प्रपद्यवाद लास्ट में आया। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। 78वां ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसमें सबसे पहले प्रिय प्रवास, फिर साकेत, फिर तुलसीदास और फिर कृष्णायन। रचनाओं के लिए आपको कृतियों के सन याद करने बहुत ज़रूरी हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ये हमारा प्रश्न है जिसमें सबसे पहले किसका माना जाता है? प्लेटो, है ना। तो प्लेटो ये तो और किसी ऑप्शन में पहले नंबर पर है ही नहीं, तो ऑप्शन 2 ही हमारा राइट होगा। पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, लॉन्जाइनस और कॉलरेज। भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? 80वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सांख्य दर्शन। 81वां प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? तो और इसका सही उत्तर आप देखिएगा किस भाषा में है। ऑप्शन नंबर 4, यानी खड़ी बोली में। निम्न में से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? कौन सी ऐसी भाषा है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में? डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा हमारा? ये बाकी सब 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रश्न अक्सर आ जाता है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक ब्रज को स्थान नहीं मिला है, बाकी अन्य सारी भाषाएं उसमें आ जाती हैं।
लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि निम्न में से कौन सी है? भाव मूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि। तो सबसे पहले जो लिपि का विकास हुआ वह चित्र लिपि थी, यानी चित्रों के माध्यम से समझाते थे, लिखते थे लोग। तो ये हमारी चित्रलिपि। तीसरा नंबर, अंतर्द्वंद ग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल में किस साहित्य को पहचाना जाता है? ये 84वां प्रश्न है। जैन कवियों का साहित्य, ये इसमें सही उत्तर होगा। यानी जो अंतर्द्वंद ग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म यानी बहुत बारीकी से एक तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है आदिकाल में, वह लेखन सबसे अधिक जैन कवियों ने ही किया है। उन्होंने ही साहित्य को पहचाना है। मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, ना कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। ये 85वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर बताना है आपको कि ये किस आलोचक के शब्द हैं। ये याद करने बहुत मुश्किल काम हो जाते हैं कथन, लेकिन आप लोगों को याद करना ही है क्योंकि नथिंग इम्पॉसिबल। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नामवर सिंह। 86वां प्रश्न है। केशव की रचना में इनके 3 रूप दिखाई देते हैं, आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। ये परमार्थतः हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। कवि केशव की यह प्रशंसा किसने की? ये 86वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 87वां प्रश्न है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। यह कथन कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? यहाँ तो मैंने दे दिया कि कामायनी के किस सर्ग से लिया गया। प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है। ये किस रचना की जो पंक्तियाँ हैं किस रचना की हैं, है ना। यहाँ पर मैंने सर्ग पूछ लिया है क्योंकि रचना बताना आसान है, थोड़ा सर्ग भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी श्रद्धा सर्ग की ये पंक्तियां हैं। 88वां प्रश्न है। तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना किस समकालीन साहित्यकार के प्रसिद्ध यात्रा वृतांत हैं? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामदरस मिश्र, जिनकी अभी भोजपुरी मूवी भी बन रही है इनके एक उपन्यास पर, और समकालीन बहुत बड़े ये लेखक भी हैं इस समय के। 89 हमारा प्रश्न है। किसकी प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा कहा जाता है? किसकी प्रतिभा को भावयित्री जो प्रतिभा कहा जाता है? सहृदय की प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा कहा जाता है। निम्न आचार्यों को कालक्रम अनुसार लगाओ। तो सबसे पहले यहाँ आचार्य वामन, आचार्य वामठ, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, ये कालक्रम अनुसार हैं। 91वां प्रश्न है हमारा। किस पाश्चात्य विद्वान ने कल्पना को मूर्ति विधान करने वाली शक्ति कहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एडिसन ने कल्पना को मूर्ति विधान करने वाली शक्ति कहा है। 92वां हमारा प्रश्न है। भारत में नारी मुक्ति आंदोलन 19वीं सदी के शुरू में नवजागरण कालीन सुधारवादी सामाजिक आंदोलन में उजागर हुआ। इसमें 2 महिलाओं की विशेष भूमिका है। वे 2 महिलाएं निम्न में से कौन थीं? तो 2 महिलाएं निम्न में से कौन थीं, ये मैंने अलग से भी कुछ प्रश्न करा रखे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि के, आज वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रमाबाई और सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये हो चुका है। मूक नायक पाक्षिक पत्र मुंबई से किसने निकाला? मूक नायक। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न।
राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो मूक नायक जो पाक्षिक पत्र था, पाक्षिक मतलब पक्ष होते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष है ना, और शुक्ल पक्ष, तो इस तरह से ये पाक्षिक था, 15 दिन में एक बार ये निकलता था, तो ये पाक्षिक पत्र कहलाता था। और इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। मेरी पत्नी और भेड़िया किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो ये 94वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धर्मवीर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो दलित लेखक की आत्मकथा करके लिखा हुआ है, अगर नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए कि ये दलित लेखक हैं। और ये मेरी पत्नी और भेड़िया इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक आत्मकथा है। यह किसका प्रसिद्ध वाक्य है कि जिस प्रकार मैं किसी स्थूल पदार्थ को अपने सामने देखता हूँ, उसी प्रकार मुझे जगत के मूल में राम के दर्शन होते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, अंधकार में प्रकाश की और मृत्यु में जीवन का अक्षय सत्ता प्रतिष्ठित है। ये किसका कथन है? यहाँ पर 4 बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे हैं, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सुकरात। तो इसमें कौन सा, किसने ये कहा था? तो ये 95वां जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। वैचारिक पृष्ठभूमि का ही प्रश्न है ये भी। अब यहाँ पर ये मैंने एक पैराग्राफ लिया है भूमंडलीकरण और संस्कृति से संबंधित। तो इसको आप चाहें तो मैंने जैसे बोला है ऑनलाइन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन ही सबमिट कर लेना। इसके प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 96वां प्रश्न है, भूमंडलीकरण ने भाषा को किस रूप में समृद्ध किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा तकनीकी। 97वां प्रश्न है, भूमंडलीकरण के प्रभाव से भारत में महिलाओं के पहनावे पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा कि महिलाओं में चुस्त कपड़े पहनने का प्रचलन बढ़ा। ये पैराग्राफ से ही देख करके आपको करना है। पैराग्राफ कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। भूमंडलीकरण के कारण किस प्रकार का साहित्य उपेक्षित होने लगा? 98वां प्रश्न है, तो पारंपरिक और नैतिकतावादी जो साहित्य था वह भूमंडलीकरण के कारण उपेक्षित होने लगा। संगीत के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत की लोकप्रियता को किस प्रकार प्रभावित किया? इसका सही उत्तर है लोकप्रियता को कम कर दिया है। भूमंडलीकरण के कारण मातृभाषा पर क्या अन्य किसी भाषा का कोई प्रभाव पड़ा है? तो हाँ, वो तो पड़ा ही है। और इस तरह से ये 100 प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे और यहाँ आप सबमिट कर देंगे। मैं आपको ऑनलाइन दूंगी, जो लिंक को खोल पाएंगे वो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे 100 प्रश्न इसके हो चुके हैं। पैराग्राफ क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगी तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और लिख करके भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से कौन सी वीडियो नहीं आप लोग चाहते हैं अपलोड करूं, तो अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। मिलती हूं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।